आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यूइश होलोकॉस्ट की बात करेंगे दोस्तों आज हम। एक ऐसा होलोकॉस्ट जिसने मतलब इतिहास का सबसे काला चैप्टर है। 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। शोआ भी इसको बोला जाता है। यूरोपियन ज्यूज का ऐसा जेनोसाइड हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में। हिटलर के पागलपन ने ऐसी बैंड बजाई थी यहां पे ज्यूज की कि दोस्तों वो इतना घबरा गए थे कि आज जो आप ज्यूस का स्टांस देख रहे हो इसीलिए है। हम झुकेंगे ही नहीं किसी के सामने। नेजी जर्मनी ने ये किया था। देखिए हिटलर पे मैंने पूरा लेक्चर लिया। वर्ल्ड वॉर टू पे 3 लेक्चर्स हैं। हिटलर का राइज कैसे हुआ वो अवेलेबल है। होलोकॉस्ट में भी मेरे कम से कम 25 से 30 लेक्चर्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम आज पर्टिकुलरली होलोकॉस्ट की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार चैनल। ग्रोथ ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। जून तक 1 मिलियन करने हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। 1 अप्रैल से जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आऊंगा, आपको बताऊं कि आप परिवार से कैसे जुड़ सकते हैं। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, सवाल पूछो। तो देखो यहां पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन था जो कि हिटलर ने किया। मैं हिटलर की पूरी जीवनी कवर कर चुका हूं। बायोग्राफी, राइज ऑफ हिटलर, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। वर्ल्ड वॉर टू तो ये मैं कवर नहीं करूंगा। बस मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड ये बता देता हूं कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। यहूदियों का जो इतिहास रहा है, उनको हमेशा से मारा जाता रहा है। वो इधर से उधर भटकते रहे हैं। वर्ल्ड वॉर टू तक वो इधर से उधर भटक रहे थे। फाइनली वो इजराइल में जाके सेटल हुए, जो कि उनका ही देश था। लेकिन दोस्तों आज से 3000 साल पहले से ही यहूदियों को मार मार के जहां गए हैं वहां मारे गए हैं ये लोग। पहले यूरोप में मारे गए, फिर रशिया में गए, रशिया में मारे गए, उसके बाद फिर क्रूसेड्स में मारे गए, फिर इधर पोलैंड में फाइनली जो आधे से ज्यादा ज्यूज हैं, 50% ज्यूज हैं, पोलैंड में जाके सेटल हुए। यूरोप में है ना पोलैंड, तो वहां पे पोलैंड में 20th सेंचुरी आते आते पोलैंड में सेटल हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 में इजराइल से यह बोला गया कि हम आपको आपका लैंड दे देंगे, आपकी जमीन दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटेन ने पूरा कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने तो बहुत लोगों से वादा किया था। ब्रिटेन ने भारत से भी वादा किया था कि तुमको आजादी दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ये मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन मैंडेट था। इजराइल ने, यहूदियों ने यहां पे जमीनें खरीदनी शुरू की और धीमे धीमे करके इजराइल बना लिया। वो एक अलग कहानी है, वो मैंने इजरायली वॉर में कवर की हुई है, वो चैनल पे लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा है कि यहूदियों की बहुत बुरी हालत थी और हिटलर चिढ़ता था यहूदियों से। यहूदियों से हर कोई चिढ़ता है क्योंकि बड़े टैलेंटेड होते हैं। जहां पे भी जाते हैं अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। बहुत ही दिमागी होते हैं, हाईली इनोवेटिव। आज भी इजराइल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेंगी आपको, उनकी मोसाद से कोई टक्कर नहीं ले सकता है। वो इतने इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो। और वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के चक्कर में, जब वर्ल्ड वॉर 1, हिटलर भी आर्मी में था ना, जर्मन आर्मी में, तो जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा, तो हिटलर ने सारा दारो मदार मर दिया यहूदियों के ऊपर कि इन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम हार गए। उसके बाद फिर हिटलर का राइज होता है और 1933 आते आते हिटलर जर्मनी पे पूरा कब्जा कर लेता है। राइज डा को आग लगा देता है और डिक्टेटर हो जाता है। और उसके बाद फिर रिफॉर्मेशन ऑफ जर्मनी शुरू होता है। 1939 आते आते जर्मनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इतना ज्यादा ताकतवर कि पूरा यूरोप जर्मनी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता है। नेवल चेंबरलेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भीख मांगने पहुंचे थे हिटलर के पास कि हमको बख्श दो, बदले में तुम ये सारे एरियाज ले लो। हिटलर ने बोला जाओ, बख्श दिया तुमको। उसके बाद हिटलर ने वो बैंड बजाई। बहुत बड़ा धोखेबाज था हिटलर कि पूरा यूरोप देखता रह गया। हिटलर यूरोप की आंखों से सब कुछ उड़ा के ले गया। हिटलर ने कितने यहूदियों को मार दिया। जहां पे भी यहूदी मिले, यहूदी के सबको मारा उन्होंने, हिटलर ने। लेकिन यहूदियों का ये जो फाइनल सोल्यूशन था, और आपको बता दूं कि ये देशों को पता ही नहीं था कि हिटलर कुछ ऐसा कर रहा है। वो तो जब एलाइड फोर्सेस ने, जब अमेरिका कूदा और उसके बाद फिर एलाइड फोर्सेस ने जीतना शुरू किया, 1944 के एंड में यह पता चला कि हिटलर ने क्या बवाल मचा के रखा हुआ है। जब ये डेथ कैंप से रिकवर हुए, यहां पे यहूदियों को रखा जाता था दोस्तों, वो डेथ कैंप जब रिकवर हुए तब पता चला कि यहूदियों के साथ क्या बर्ताव हुआ। आपने वो मूवी देखी शिंडलर लिस्ट? वो मूवी जरूर देखिएगा। एक बहुत बेहतरीन सीरीज है, बैंड ऑफ ब्रदर्स, बहुत हिट सीरीज है, वो जरूर देखिएगा। तो इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी यहूदियों की, एक एक महीने से खाना नहीं मिला था, तब भी जिंदा थे वो, मट्टी खा रहे थे, हड्डी का ढांचा बन गए थे दोस्तों। एक बहुत ही ज्यादा, एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे।
होलोकॉस्ट, ऐसी कहानियां हैं, दर्दनाक कहानियां। तो होलोकॉस्ट 1941 से लेकर 1945 तक चला। यहां पे यहूदियों को मारा गया, पोग्राम चलाए गए, मास शूटिंग्स हुई, ठीक है। गैस चेंबर्स पकड़ के यहूदियों को लेके जाते थे, गैस चेंबर्स में बंद कर देते थे। एक्सटर्मिनेशन कैंप ऑशविट्स जो था, चेल्नो जो था, वो सब एक्सटर्मिनेशन कैंप थे। भर भर के जो कैटल रेल्स होती थी, जहां पे जिन रेलवेज में कैटल्स को ले जाया जाता था, मवेशियों को ले जाता था, उसमें खाली एक विंडो होती थी, और बहुत भरी गर्मी में यह सब हुआ, तो हिटलर उसमें भर के यहूदियों को ले जाता था। समझ लीजिए कि अगर उस कैटल रेल जो होती थी, उस ट्रेन की बोगी में, वो मालगाड़ी होती थी, एक विंडो होती थी, अगर 100 लोगों की जगह थी तो वहां पे 200 लोगों को ठूसा जाता था। कुछ लोग तो दम घुटने से ही मर जाते थे, विदाउट एनी वाटर। बाथरूम करनी है तो एक बाल्टी थी वहां पे, ऐसी बुरी हालत थी। और उसके बाद ये डेथ कैंप्स में इनको भेज दिया जाता था, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स ऑशविट्स में। और किसी को नहीं बताते थे, अगर बताते तो यहूदी विद्रोह कर देते। कई कई जगह, कुछ जगह, कुछ कैंप्स में विद्रोह भी हुए थे, लेकिन बताते नहीं थे कि तुमको मार रहे हैं, और गैस दे दी जाती थी, मर जाते थे। शुरुआत होती है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पोलैंड से। पोलैंड में 50% ज्यूज रहते थे, और हिटलर ने सितंबर 1939 में सबसे पहले पोलैंड को इन्वेड किया। और पोलैंड जैसे ही हिटलर के कब्जे में आया, हम यह देखते हैं कि हिटलर ने ज्यूस को मारना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, ये ऐसे नहीं हुआ, हिटलर ने भूमिका बनानी 1933 से ही शुरू कर दी थी। बहुत सारे ऐसे लॉ, जैसे न्यूरेमबर्ग लॉज, वो पूरे डिस्क्रिमिनेटरी थे। न्यूरेमबर्ग लॉज पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है कि यहां पे यहूदी जो है वो नॉन यहूदी से शादी नहीं कर सकता। अगर तुम यहूदी हो तो तुमको एक नीला पट्टा पहनना जरूरी है। यहूदियों की दुकानों को टारगेट किया गया। इसकी जो पुलिस थी, गेस्टापो, जो एक तरीके से गुंडों की पुलिस थी, सीक्रेट पुलिस थी, वो तो यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारती थी। लेकिन अभी तक कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। लेकिन यहूदियों को यह पता था कि खतरे से खाली नहीं है यहां पे घूमना। इससे पहले ही हिटलर जो है 1939 से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले ही हिटलर भूमिका बना चुका था कि यहूदियों को तो छोड़ना है ही नहीं। उसके बाद रेशियल प्यूरिटी, नेजिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रेशियल प्यूरिटी। रेस के बिना पे डिस्क्रिमिनेट करते कि तुम तो सुपीरियर रेस हो, आर्यन सबसे ऊपर है। उल्टा स्वास्तिक इसका सिंबल था ना। कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, इन सबको खत्म करता था, किसी को भी नहीं छोड़ा हिटलर ने, सबको मारता था। डकाऊ जो था वो तो होलोकॉस्ट का ग्राउंड बन गया था। नेजीज रैलीज निकाली जाती थी, और जर्मन्स को भी यहां पे एकदम भड़का दिया था कि ये जो यहूदी है ना, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। 60 लाख ज्यूस को दोस्तों मार दिया गया था। बाद में फिर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए। जो लोग शामिल थे, क्योंकि हिटलर ने तो अप्रैल 1945 में आत्महत्या कर ली थी अपनी बीवी के साथ, तो उसके बाद जो ट्रायल्स हुए, फिर एक एक को सजा दी गई। जर्मनी ने स्टेजेस में प्रोसिक्यूशन किया, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से, धीमे धीमे। पहले डकाऊ, पूरा प्लानिंग तैयार थी कि हम कैंप्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उनको, ये जो यहूदी उनको यहां पे डाल देंगे और मारना शुरू करेंगे। उसमें सिर्फ यहूदी नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, सिर्फ यहूदी नहीं थे। पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, वहां पे मारना शुरू किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिटलर, यहूदियों को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 24 घंटे काम करवाया जाता था, ठीक है। एक डेथ कैंप होता था जो खाली मारने के लिए बनाया जाता था, एक कॉन्सेंट्रेशन जहां पे काम करवाया 24 घंटे। इसमें उन लोगों को तो तुरंत मार देते थे जो डिसेबल्ड होते थे, जिनकी कोई टांग नहीं है, जो अंधे हैं, क्योंकि वो हिटलर के कोई काम के नहीं थे, जर्मनी के कोई काम के नहीं थे, तो ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती थी। तो शुरुआत में डकाऊ 1933 में सबसे पहले डकाऊ बनाना शुरू किया। फिर अनेबलिंग एक्ट 1933 में ही यहां पे क्या कहते हैं कि पारित किए हिटलर ने, जैसे हिटलर 1933 में सत्ता में आया। फिर अप्रैल आते आते हिटलर ने बोला कि इनके बिजनेस को बॉयकॉट करो, इनकी दुकानों को बॉयकॉट करो। एक प्रोपागेंडा चलाया कि ज्यूइश बिजनेस को, ज्यूज को ही बॉयकॉट करना शुरू कर दो। 1938 को ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर लिया, जहां पे अच्छी खासी ज्यूइश बिजनेस थे, पॉपुलेशन थी, ज्यूज अमीर थे। और फिर जब पोलैंड को इन्वेड किया तो ज्यूस को मारना शुरू किया, और पकड़ पकड़ के निकालते थे, और घेटोज में, जो एक बहुत ही निचली लोकेलिटी होती है, वहां पर रख देते थे, और उन्हीं घेटोज से पकड़ के ज्यूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाते थे, सेग्रीगेट कर देते थे। फाइनल सोल्यूशन, नेजीज का फाइनल सोल्यूशन, खत्म कर दो पूरी तरीके से, इनकी नस्ल ही मिटा दो, ऐसा था।
1941 से लेकर 1945 तक चला है ये, और यहूदियों को भी पता नहीं था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यूरोप में बात करें तो टोटल 1 करोड़ ज्यूज यूरोप में रहते थे 1933 तक। ज्यादातर, जैसा कि मैंने बताया, 35 लाख पोलैंड में रहते थे। 50% से ज्यादा जो है पोलैंड में, 3 मिलियन जो है, मतलब 30 लाख के करीब सोवियत में रहते थे। बाकी 8 लाख रोमानिया, 7 लाख हंगरी, कुछ जर्मनी में 5 लाख के करीब यहां पे ज्यूज थे, यहूदी जो थे वो रहते थे। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हिटलर को सबको मारना था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसा कि मैंने बताया, कि जब पोलैंड को इन्वेड किया, पहले सोवियत तो पोलैंड के ही साथ था, तो सोवियत में भी जो ज्यूज थे उनको भी मारा, कहीं नहीं छोड़ा, जहां पे गए मार के जिंदा गाड़ देते थे। तो ऐसा था, जूइस बच्चों को पनपने ही नहीं दिया, डेथ पिट बनाई थी। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, यहूदी बच्चों को पकड़ा, गड्ढे में डाल के जला दिया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत लोग फोर्स लेबर कैंप्स, जबरदस्ती आपको काम करना है, तो कितने लोग भूख से मर गए, बीमारियां हो गई, पुअर लिविंग कंडीशन थी। वार्सो गेटो में तो दोस्तों ऐसा है कि जो 30% पॉपुलेशन थी, वो खाली 2.4% एरिया को उसने ऑक्यूपाई किया था। क्या विश्वास करेंगे कितनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग होगी? एक रूम में जहां एक इंसान रहता था, 9 लोग रहते थे। एक रूम में, एक की जगह थी, उसी रूम में 9 लोग रहते थे। 43,000 रेसिडेंट 1941 में अकेले मारे गए। फिर उसके बाद पोग्राम्स शुरू किए गए, एक के बाद एक ज्यूस को मारने का प्रोग्राम। शुरुआत में 1935 से 1937 में 100 शहरों को सिलेक्ट किया गया। इसमें दोस्तों औरतों के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की गई। जुलाई 41 आते आते पॉपुलेशन जो थी, एक टाउन था लिव प्रोग्राम और लाउ ईस्टर्न पोलैंड में, बाद में ये यूक्रेन में आ गया। तो यहां की पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। ठीक है, जो ज्यूज रहते थे, नहीं सॉरी, टोटल पॉपुलेशन, इसमें ज्यूज 1 लाख के आसपास थे और बाकी 50,000 यूक्रेनियन। तुरंत ही 6,000 ज्यूज को मार दिया, 6,000 ज्यूज को मार दिया गया। जूइश औरतों को सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया, उनका बलात्कार किया गया और काट के फेंक दिया गया। यह बिल्कुल हुआ है, समझ लीजिए। एक्सटर्मिनेशन कैंप जो है वो बनाए गए ऑशविट्स में, चेल्मो, ट्रेबलिंका, शिंडलर लिस्ट देखो, आपको पता चलेगा एक एक चीज। बहुत बुरी हालत थी इस समय। जो भी ज्यूस के पास पैसा होता था, जो भी बिलोंगिंग्स होती थी, वो सब जर्मन्स ले लेते थे, सब कुछ लूट लेते थे। एकदम एक तरीके से लूट खसोट मचा दी गई थी। ठीक है, 1942 आते आते देखिए, ज्यूस भी इधर अपना पूरा प्रोग्राम चला रहे थे। ज्यूस भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार एलाइड पावर्स को बोल रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने बताया ना, हिटलर ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। समझ गए? नॉर्वे, डेनमार्क को फिर हम देखते हैं कि जब हिटलर ने ऑक्यूपाई किया तो और ज्यादा प्रॉब्लम। कई बार मास शूटिंग होती थी। एक जगह तो मतलब जब मास शूटिंग होती थी तो विक्टिम्स को बोलते थे कि सारे कपड़े उतार दो, और उसके बाद तलाशी ली जाती थी और उसके जो भी बिलोंगिंग्स थे वो जर्मन फोर्सेस को दे दिए जाते थे या सोवियत फोर्सेस को दे दिए जाते थे। उसके बाद मार दिया जाता था। कई बार तो गड्ढा खोद के जिंदा दफना दिया जाता था। 3-4 लोगों को एक साथ, बहुत लोगों की हड्डियां मिली हैं, तब पता चला कि अरे बाप रे, तो पूरा का पूरा जेनोसाइड था। हिटलर के लिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काम कर रही थी। हेनरिक हाइमलर जो है, जो प्रोपागेंडा मिनिस्टर था, वो इसके लिए काम कर रहा था, प्रोपागेंडा फैलाता रहता था वो। बहुत सारे मसाकर्स हुए। सोवियत में भी अच्छी खासी ज्यूस पॉपुलेशन थी, 30 लाख ज्यूस रहते थे, वहां पे भी ज्यूस को मारा गया और ये हजारों की संख्या में था। 1941 27 और 30 अगस्त के बीच में अकेले सोवियत यूक्रेन में, जिसको कामियानेट्स पोडिल्स्की मसाकर बोला जाता है, 24,000 यहूदियों को खत्म कर दिया गया। बाबी यार मसाकर पे तो मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, जहां पे 23,000 ज्यूस को मार दिया गया 2 दिन के अंदर अंदर, 29 से 30 सितंबर के बीच में। ऐसा होता था, मतलब समझ लीजिए पूरी नस्ल मिटाने की तैयारी कर ली थी, छोड़ना ही नहीं है किसी को। और जो बच जाते थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे ले जाया जाता था, गैस चेंबर में डाल के गैस दे दी जाती थी, खत्म। अकेले त्रिबलिंका में ही 7 लाख से ज्यादा लाशें मिली हैं। 7 लाख से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस चेंबर्स में दे दिया जाता था। ऐसा बताया जाता है कि 15 लाख से ज्यादा 1942 से लेकर 1943 तक सिर्फ एक साल में
15 लाख से ज्यादा ज्यूस को खत्म कर दिया था गैस चेंबर में। कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी गई थी और इन ज्यूस को बताया जाता था, कपड़े उतरवाए जाते थे सबके और बोला जाता था खाली शावर के लिए आपको ले जा रहे हैं, लेकिन वो गैस होती थी। क्या विश्वास करेंगे? इतनी बुरी। कई जगह फायर पिट्स बनाई गई थी, कई जगह क्रूसीफाई करके जला दिया जाता था। ज्यूज ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी, देयर वाज नो रेजिस्टेंस। कुछ ज्यूइश मेंबर, कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप बने थे, जैसे ज्यूइश कॉम्बैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ZOB, ज्यूइश मिलिट्री यूनियन ZZW, ये सब बने थे, लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं था। 100 से ज्यादा रिवोल्ट्स हुए थे, अपराइजिंग भी हुई थी 19 गेटोज में, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पाया, क्योंकि जर्मन के पास दोस्तों ताकत बहुत ज्यादा थी। कहां से लड़ते इतनी फोर्स के, इतनी बड़ी फोर्स के खिलाफ? ऐसा था। फिर जब एलाइड ने एक एक करके कब्जा करना शुरू किया, तो सारे, फिर पता लगा कि अरे यार ये तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, यहां पे तो लोगों को मारा जा रहा है। उसके बावजूद दोस्तों जर्मनी ने ये कम नहीं किया। हार गया था हिटलर, लेकिन तब भी उसने बोला कि हारेंगे लेकिन ज्यूस को तो खत्म करके जाएंगे। तो जब सोवियत आर्मी ने एडवांस किया, क्योंकि पहले सोवियत जो है वो जर्मनी के साथ था, बाद में एलाइड के साथ आ गया। तो जब सोवियत आर्मी ने हिटलर पे अटैक किया, तो सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बंद करवा दिए। अब क्या हुआ, आप समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं है, डेथ मार्चेस करवा दी। तो यहां पे जो एसएस थे, उन्होंने बोला कि यार ये तो हम अगर हार जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि जनवरी से अप्रैल 1945 में जर्मन्स ने डेथ मार्चेस करवाई। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक पैदल ले जाते थे, कोई खाना नहीं देते थे। लगभग 2.5 लाख ज्यूस तो ऐसे ही मर गए थे। लिबरेशन कब हुआ? 25 जुलाई 1944 में लिबरेशन जो है वो शुरू होता है, जब एलाइड फोर्सेज ने अटैक करना शुरू किया। ट्रेबलिंका सोबिबोर कॉन्सेंट्रेशन कैंप को कभी लिबरेट नहीं किया जा सका था, क्योंकि इनको खत्म कर दिया गया। जर्मनी को पता था कि ये फोर्सेज आएंगे, लाइट फोर्सेज आएंगी, वॉर ट्रायल्स होंगे हमारे ऊपर, अगर हम हार गए तो खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे ट्रेबलिंका हो गया, सोबिबोर हो गया, बेल्जैक हो गया, इनको जर्मनी ने ही खत्म कर दिया। 17 जनवरी 1945 आते आते 58,000 ऑशविट्स यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, लगभग 58,000 लोग डेथ मार्च के थ्रू मार दिए गए। सोवियत ने 27 जनवरी को 1945 27 जनवरी को 10 दिन बाद इस कैंप को लिबरेट कराया, लेकिन सिर्फ 7,000 ही इनमेट्स मिले, बाकी सबको खत्म कर दिया था। 11 अप्रैल को बुशेनवर्ल्ड को अमेरिकन ने लिबरेट कराया, 15 अप्रैल को बर्गिन बिल्सन को ब्रिटिशर ने, डकाउ को फिर 29 अप्रैल को। तो ये पूरा अप्रैल में, मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल और मई तक पूरा जितने भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे उनको लिबरेट करवाया है। फिर उसके बाद यहां पे ट्रायल्स चले और डेथ टॉल दोस्तों बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। बहुत हड्डियां मिली, यहां पे लाशें मिली हैं ज्यूस की। 1 करोड़ ज्यूस थे ना, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यूरोप में 1 करोड़ ज्यूस थे लगभग 2/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था दोस्तों। 66% ज्यूस मार दिए थे, समझिए। हर तीसरे में से दूसरा ज्यू को खत्म कर दिया। इतनी बुरी हालत थी। लेकिन जो ज्यूस बच गए थे, जो यहूदी बच गए थे, उन्होंने बोला अब हम हार नहीं मानेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर जो यहूदी उठे हैं वो आज तक उठते ही जा रहे हैं। पूरी दुनिया की अब उन्होंने बैंड बजा दी है। ऐसा है। इसमें बहुत सारे बच्चे भी मारे गए थे, बहुत सारी औरतें भी मारी गई थी इन कैंप्स में। पोलैंड की बात करें, जो पोलैंड में डेथ कैंप था, आधे से ज्यादा ज्यूज मार दिए गए थे। ऑशविट्स में लगभग 10 लाख से ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑशविट्स में मारे गए थे, 10 लाख ज्यूज मारे गए थे। त्रेबलिंका में 8,70,000, बेल्जेक में 6 लाख, और चेल्मो में 3 लाख के करीब, 2.5 लाख में, सोबिबोर में 2.5 लाख। देख रहे, लाखों में आंकड़ा है। तो जैसा कि मैंने बताया, 2/3 पॉपुलेशन तो उनकी साफ हो गई। जो बचे हुए ज्यूज थे उनको यह पता लगा कि भैया आप जल्दी से जल्दी अपनी जमीन ले लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और फिर न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाए गए और जो भी इसमें शामिल थे उन सबको सजा दी गई, रेपरेशंस भी लिया गया। और फिर जर्मनी, आपको पता ही है कि जब एलाइड ने यहां पे जर्मनी पे कब्जा जमाया, तो जर्मनी को 2 में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। एक पे ईस्ट जर्मनी की बात करें तो उसपे जो रूल था वो सोवियत का था, वेस्ट पे
यहाँ पे अमेरिकन रूल करते थे, वेस्टर्न पावर्स रूल करते थे। और फिर 1990 में जर्मनी सॉवरेन स्टेट, मतलब जर्मन वॉल गिराई गई, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, जर्मन वॉल गिराई गई और फाइनली जर्मनी एक सॉवरेन स्टेट बना। उसमें मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। तो ये चलिए, ये तो ठीक ही है, ये तो सब मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड कवर किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, कैसे ज्यूस को मारा, कितने ज्यूस को मारा, बैकग्राउंड पे, स्टोरीज पे, ऑपरेशंस पे मैंने ढेर सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। जूइश होलोकॉस्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे आयाम हैं, समझ लीजिए। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें अकेले ही 30 से 40 लेक्चर्स हो जाए, तो वो सारा मैंने कवर किया हुआ है। बड़ा दुखद चैप्टर है भाई। देखो यार, जेनोसाइड, नरसंहार जो होता है, वो एक नस्ल को मिटाने की कोशिश, यहां पे एथनिक हेट्रेड, रेस के लिए हेट्रेड, किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए हेट्रेड, उसकी वजह से जेनोसाइड का जन्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। इंसानियत सबसे ऊपर है, ये हमको ध्यान में रखना है। शेयर करिए इस लेक्चर को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री।